हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक जो साइकिलिस्ट होता है या जो बाइक पे बैठा है या कोई भी जो टू व्हीलर पे बैठा है, टू व्हीलर चला रहा है, एक टू व्हीलर जब किसी सर्कुलर ट्रैक पे टर्न लेता है या वो सर्कल में घूमने की कोशिश करता है रोड पे, तो उस टाइम पे वो खुद को थोड़ा बेंड कर लेता है। मतलब जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उस डायरेक्शन में थोड़ा वो बेंड हो जाता है अपने टू व्हीलर पे। तो ऐसा क्यों करता है वो, और अगर वो बेंड नहीं होगा तो क्या कोई प्रॉब्लम हो सकता है, इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। सो विल सी बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। देखो, ये एक्सप्लेनेशन साइक्लिस्ट के लिए भी हो सकता है, बाइकर के लिए भी हो सकता है, इनफैक्ट किसी भी टू व्हीलर के लिए हो सकता है। उसको बेंड करना पड़ेगा, क्यों, ये देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, हम लोगों ने एग्जाम्पल ले रखा है एक साइक्लिस्ट का। अब ये एक्चुअली पीछे से ये सीन हम लोग देख रहे हैं, मतलब जो साइक्लिस्ट है वो एक्चुअली में इस तरह से आगे चला रहा है और इस पॉइंट पे उसको अब टर्न लेना है टुवर्ड्स लेफ्ट। तो जब वो लेफ्ट में टर्न लेता है तो खुद को इस तरह से लेफ्ट की ओर झुका देता है, राइट में लेना रहेगा तो राइट की ओर झुका देता है। तो ये बेंडिंग वो क्यों करता है? क्योंकि अगर वो बेंडिंग नहीं करेगा तो वो साइकिल से दूसरी ओर नीचे गिर जाएगा, उसका साइकिल फ्लिप कर जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? तो चलो देखते हैं इसका डायनेमिक्स। देखो, मान लो ये साइकिल जो है इस पॉइंट पे इस तरह से सीधी है और वो साइकिलिस्ट बेंड नहीं होता और उसको लेफ्ट की ओर इस तरह से टर्न लेना है, मतलब ऐसे उसको सर्कल में घूमना है। तो यहाँ पे हम लोग को फोर्सेस देखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे फोर्सेस कौन से लग रहे हैं? देखो देखो, ये आदमी इस पे बैठा हुआ है इस साइकिल पे, तो उसका और ये जो साइकिल है इसका पूरा एक सिस्टम कंसिडर करेंगे जिसका हम लोग सेंटर ऑफ मास और इस पॉइंट पे मान सकते हैं, और सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम यहाँ पे एक ही पॉइंट पे अज्यूम कर सकते हैं। सो दिस इज दैट पॉइंट, ये ठीक है। तो अब इस पूरे सिस्टम पे, उस आदमी और साइकिल पे, जिसको हमने टोटल एक सिस्टम मान लिया है, इस पे देखो दो फोर्सेस लग रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। एक तो इनका जो वेट है वो उसको नीचे खींचेगी ऐसा, दिस इज इट्स वेट mg, राइट। एक तो वेट mg हो जाएगा, ग्रेविटी नीचे खींच रही है उसको। दूसरा, जब ये जो सिस्टम है इस रोड को नीचे दबा रही है अपने वेट के वजह से, तो ये रोड भी क्या करेगा, उसको ऊपर की ओर रिएक्शन देगा और ये रिएक्शन ऊपर की ओर होगा, एंड दिस इज व्हाट यू कॉल नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आ जाएगा। तो ये दो फोर्सेस लग रहे हैं, वेट और नॉर्मल रिएक्शन, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। नाउ ये दोनों जो फोर्सेस है, नॉर्मल रिएक्शन और वेट, ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। दोनों का वैल्यू इक्वल होता है और ऑपोजिट डायरेक्शंस है, सो दे विल कैंसल ईच अदर, और इसको फिर हम लोग भूल सकते हैं। इसलिए जो साइकिल है आपका ऊपर नीचे नहीं जाता, राइट, बिकॉज दीज फोर्सेस आर बैलेंस्ड। लेकिन अब साइकिल जो है वो सर्कल में घूम रही है, तो सर्कल में घूमने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो हमको पता है कि रोड और टायर्स के बीच में फ्रिक्शन होता है, और यही फ्रिक्शन घूमने के केस में, टर्न लेने के केस में सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करने वाला फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा और इस साइकिल को घुमाएगा। कहाँ पे? राइट की ओर, इस पर्टिकुलर सर्कल में घुमाएगा उसको, ठीक है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है? ये जो फ्रिक्शन टायर और रोड के बीच में लग रहा है, ये फ्रिक्शन टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। और टॉर्क क्या करता है बताओ? टॉर्क बेसिकली ऑब्जेक्ट को रोटेट कर देता है, घुमा देता है, और इसके वजह से ये जो साइकिल है वो फ्लिप हो सकता है। जैसे मान लो इसको पकड़ के ऐसे नीचे खींच लेगा तो ये साइकिल के साथ वो आदमी जो है वो इस डायरेक्शन में ऐसे टॉपल हो जाएगा, ऐसे गिर जाएगा। समझ में आ रहा है? टॉर्क आपको पता है ना, जैसे अगर मान लो मेरे पास एक रॉड है, आपने इसको इस डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लगाया, तो ये क्या होगा, इस तरह से घूमने लगेगा, राइट। तो ये जो फोर्स हमने लगाया, इस फोर्स ने क्या किया, यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस कर दिया, और टॉर्क बॉडी को घुमा देता है। अब ये अभी फिलहाल तो ये जो टॉर्क है वो क्या कर रहा है, इस बॉडी को ऐसे घुमा रहा है, मतलब क्लॉकवाइज घुमा रहा है इस सेंस में। बट टॉर्क क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों घुमा सकता है, डिपेंड करता है कि आप ये फोर्स कहाँ पे लगा रहे हो, राइट। अगर मान लो यही फोर्स मैं यहाँ लगा दिया होता, मैंने ऊपर के एंड पे लगाया फोर्स, पर यही फोर्स अगर सपोज करो मैं नीचे लगाता हूँ, तो जब ये फोर्स आप नीचे से धकेलोगे तो ये ऐसे गिरने लगेगा, है ना, ये ऐसे गिरने लगेगा नीचे। तो जब आप फोर्स ऐसे नीचे लगाओगे तो ये ऐसे नीचे गिरेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। जब हमने फोर्स ऊपर लगाया था तब ये कैसा था,
ऊपर फोर्स लगाओगे तो ये ऐसे गिरेगा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज गिर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, वो डिपेंड करता है कि आप फोर्स कहाँ लगा रहे हो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई भी फोर्स टॉर्क जनरेट कर सकता है। एक तो मैंने ये बताया कि फोर्स का पोजीशन मैटर करता है, आप कहाँ फोर्स लगा रहे हो, जिसके हिसाब से वो घूमेगा। मैं ऊपर लगाऊंगा तो ये कैसे, देखो यहाँ पे ऐसे घुमा, और अगर सपोज करो मैं यहाँ पे इस तरह से नीचे फोर्स, यहाँ पे भी अगर मैं सपोज करो ये फोर्स जब मैं ऊपर लगा रहा था, सॉरी, जब मैं फोर्स ऊपर लगा रहा था तो ये इस डायरेक्शन में घुमा। अब यही फोर्स अगर सपोज करो मैं नीचे लगाऊं तो ये ऐसे घूमता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। दूसरी बात ये है कि अगर सपोज करो आप फोर्स बॉडी के सेंटर ऑफ मास के लाइन में लगा दो, मतलब अगर मान लो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है, अगर इस लाइन में आपने फोर्स लगाया, आपने फोर्स यहाँ लगाया, तो ये फोर्स टॉर्क जनरेट नहीं कर सकता। सेंटर ऑफ मास के लाइन में लगाया हुआ फोर्स बॉडी को घुमा नहीं सकता। तो अब ये ऑब्जेक्ट सीधा ऐसे जाएगा, ऐसे ही जाएगा, ये घूम नहीं पाएगा, ये याद रखना। तो जो टॉर्क जनरेट होता है वो सेंटर ऑफ मास के लाइन में अगर आपने फोर्स लगाया तो बॉडी नहीं घूमेगा, टॉर्क जनरेट नहीं होता है। अब यहाँ पे आते, देखो वेट mg जो है, देखो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है इस पूरे सिस्टम का, तो वेट mg सेंटर ऑफ मास के लाइन में ही लग रहा है, तो ये तो टॉर्क जनरेट नहीं कर सकता, तो ये बॉडी को घुमा नहीं पाएगा। नॉर्मल रिएक्शन भी उसी लाइन में लग रहा है, तो ये भी बॉडी को नहीं घुमा पाएगा। लेकिन फोर्स फ्रिक्शन जो है वो फ्रिक्शन देखो कहाँ लग रहा है, इस पॉइंट पे लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये इसको जरूर घुमा सकता है। आप इसको रॉड से रिप्लेस करके देखो, अगर आप रॉड से रिप्लेस कर दो और अगर किसी ने यहाँ फोर्स लगाया तो क्या होगा, ये रॉड ऐसे नीचे गिरने लगेगा, इस डायरेक्शन में फ्लिप हो जाएगा। तो ये फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स का काम तो करता है, पर साथ साथ वो टॉर्क जनरेट कर देता है और इस पूरे सिस्टम को नीचे, अगर वो लेफ्ट में घूम रहा है मान लो, तो वो राइट में ऐसे धकेल के और नीचे गिरा सकता है, उसको फ्लिप कर सकता है, ओवरटर्न कर सकता है इस तरीके से। तो इससे उसको बचना होता है साइक्लिस्ट को, कि वो कहीं इस तरह से, अगर वो लेफ्ट में टर्न ले रहा है तो कहीं राइट में इस तरह से गिर ना जाए, क्योंकि ये फ्रिक्शन क्या करेगा, टॉर्क जनरेट करके उसको गिरा सकता है, घुमा सकता है, रोटेट कर सकता है। तो इससे बचने के लिए वो क्या करता है बताओ, इससे बचने के लिए अगर वो लेफ्ट में ऐसे टर्न ले रहा है तो वो लेफ्ट में थोड़ा सा बेंड हो जाता है। तो अब आप बोलोगे कि बेंडिंग में क्या होता है ऐसा, ये वेट mg नीचे, बेंडिंग के केस में ऐसा क्या हो जाता है, देखो बेंडिंग में भी इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन तो लगेगा ही, ये फ्रिक्शन फोर्स अभी भी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि साथ साथ ये टॉर्क भी जनरेट कर रहा है, ये आपका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे इस पॉइंट पे। लेकिन देखो नॉर्मल रिएक्शन मैंने आपको हमेशा बताया था, इट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो नॉर्मल रिएक्शन तो अब इस डायरेक्शन में लगेगा, समझ में आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या नॉर्मल रिएक्शन इसके लाइन में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन क्योंकि अब सेंटर ऑफ मास के लाइन में नहीं आ रहा, सेंटर ऑफ मास का लाइन यहाँ पे है और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे लग रहा है। इस केस में देखो नॉर्मल रिएक्शन जो था वो सेंटर ऑफ मास के लाइन पे आ रहा था, है ना, जिस लाइन में सेंटर ऑफ मास था उसी लाइन में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था। तो यहाँ ये टॉर्क जनरेट नहीं कर पा रहा था, नहीं घुमा सकता। लेकिन क्योंकि अब सेंटर ऑफ मास के लाइन में नहीं है नॉर्मल रिएक्शन, तो फ्रिक्शन के साथ साथ नॉर्मल रिएक्शन भी इस सिस्टम को, साइकिल को घुमाएगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि अब ये भी टॉर्क जनरेट करेगा। लेकिन दोनों का घुमाने का सेंस अलग होगा। अब थोड़ा समझो इस चीज को, ये जो साइकिल है उस पर फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास देखो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर मैं इसको रॉड से रिप्लेस करूं और इस रॉड को अगर आप पकड़ के ऐसे खींचोगे तो क्या होगा, ये ऐसे घुमाएगा। तो फ्रिक्शन जो है, मैंने पहले ही बताया था आपको, फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इस साइकिल के सिस्टम को यहां घुमा रहा है क्लॉकवाइज। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन कहां लग रहा है बताओ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है। तो जब इसको पकड़ के आप ऊपर खींचोगे तो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर लग रहा है ना, तो जब उसको आप धकेलोगे ऊपर तो ये पार्ट ऐसे नीचे आ जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या कर रहा है, उसको यहां पे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, समझ में आ रही बात। तो फ्रिक्शन उसको क्या कर रहा है, सिस्टम को फ्रिक्शन क्लॉकवाइज घुमा रहा है और नॉर्मल रिएक्शन उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो दोनों ऑपोजिट सेंस में घुमा रहे हैं।
तो अगर आप बेंडिंग अच्छे से रखो, इस प्रकार इसका बेंडिंग करो, इस एक पर्टिकुलर एंगल पे आप बेंड कर दो ताकि इसका घुमाना और इसका घुमाना दोनों सेम हो जाए, यानी कि जितना फ्रिक्शन घुमाएगा उतना ही अगर नॉर्मल रिएक्शन घुमाए तो फिर साइकिल घूमेगी नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको घुमा रहे हैं। तो हम बेंडिंग कुछ इस तरीके से रखते हैं ताकि फ्रिक्शन के वजह से जो टॉर्क आ रहा है और नॉर्मल रिएक्शन के वजह से जो टॉर्क आ रहा है वो दोनों इक्वल हो जाए, मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाए, और उनका डायरेक्शन वैसे भी उल्टा है क्योंकि एक ऐसे घुमा रहा है तो दूसरा ऐसे घुमा रहा है। तो ऐसे केस में फिर आपका साइकिल नहीं घूमता, उसी पोजीशन पे रहता है, क्योंकि फ्रिक्शन द्वारा जनरेट किया गया टॉर्क उसको नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क कैंसिल कर देता है। पहले केस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि पहले केस में सिर्फ फ्रिक्शन ही था जो टॉर्क जनरेट कर रहा था, नॉर्मल रिएक्शन तो सेंटर ऑफ मास के लाइन में था, इसके वजह से वो टॉर्क जनरेट नहीं कर पा रहा था। तो हम बेंड करने के बाद क्या होता है, देखो सेंटर ऑफ मास आपका इस पोजीशन से इस पोजीशन पे शिफ्ट हो जाता है। तो आप नॉर्मल रिएक्शन के लाइन से सेंटर ऑफ मास को हटा देते हो, इस पॉइंट पे ले आते हो, ताकि नॉर्मल रिएक्शन में टॉर्क जनरेट कर सके और फ्रिक्शन वाले टॉर्क को कैंसिल आउट कर दे और देयर विल बी नो बेंडिंग और देयर विल बी नो फ्लिपिंग। ठीक है, इसका गिरना पॉसिबल नहीं होगा फिर। तो ये एक रीजन होता है बेंडिंग का, जो साइक्लिस्ट या टू व्हीलर्स बेंड होते हैं ताकि वो गिरने से बच जाए। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि उसको कितने एंगल पे बेंड होना है। वेल दैट विल डिपेंड ऑन सर्टेन थिंग्स, वो हम लोग अब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि भाई वो कितने एंगल से बेंड होना चाहिए। तो देखो, अगर मान लो सपोज करो ये आपका एंगल थीटा है जिससे वो बेंड हो चुका है, ठीक है, तो ये चेक करते हैं ना। सो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो, इसको उठा के आप यहाँ ले आओ, ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लग रहा है जैसे मैंने बताया, राइट, और फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है। इनफैक्ट आपको पता है क्या होता है एक्चुअली, ये जो साइकिल है, साइकिल एक्चुअली रोड को इस डायरेक्शन में प्रेस कर रहा है, राइट, तो इसको इस डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स मिलता है, इसको आर बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। और ये जो एंगल है आपका, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से सुनना। तो जब ये साइकिल है उसको इस तरह से प्रेस करेगा तो उसको क्या मिलेगा, एक रिएक्शन फोर्स मिलेगा, दिस रिएक्शन फोर्स इज आर। नाउ इसको अगर आप दो कंपोनेंट में डिवाइड करोगे, इस रिएक्शन फोर्स को, इसको अगर आप दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दो तो क्या होगा, देखो एक एक्सिस हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, कंपोनेंट में डिवाइड मैंने बताया था, और एक एक्सिस हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे एक लाइन बना दो, तो ये आपका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन का एक कंपोनेंट है जो सीधे सीधे वर्टिकली ऊपर जा रहा है, और हमको पता है कि ये एंगल थीटा यहाँ पे बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। उसी तरह से एक कंपोनेंट इसका अगर हम लोग यहाँ पे ले तो ये क्या हो जाएगा, बताओ, दिस विल बी आर कॉस थीटा, सॉरी उल्टा हो गया, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा और ये होगा आर साइन थीटा, ठीक है। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट उसमें कॉस थीटा आता है और थीटा से दूर वाला उसमें साइन थीटा आता है, तो आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा। तो हमने रिएक्शन फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसको भूल जाओ आप। तो साइकिल पे ये दो फोर्सेस लगते हैं, आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा, समझ में आ रहा है। तो रिएक्शन फोर्स का ये जो कंपोनेंट होता है आर साइन थीटा, यही एक्चुअली में फ्रिक्शन होता है, यही फ्रिक्शन होता है, समझ में आ रहा है। तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा, वो रिएक्शन का ही एक कंपोनेंट है। और रिएक्शन का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है या सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन होता है। रिएक्शन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो एक्चुअली जो रिएक्शन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसको हम लोग नॉर्मल बोल देते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। और इसी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है जो सरफेस के अलोंग लगता है, दैट इज आर साइन थीटा, वो आपका फ्रिक्शन हो जाता है। बात क्लियर है यहाँ पे। तो इन दोनों का टोटल जो होगा वेक्टर या टोटल फोर्स होता है वो एक्चुअली रिएक्शन फोर्स होता है। नाउ यहाँ तक आप चीज़ें अगर समझ में आ गई है आपको, तब एक काम करते हैं, हम लोग को इसका एक्सप्रेशन ढूंढना है कि आखिर कितने एंगल से हमको इसको बेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग इसको डील करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि इस फोर्स के अलावा एक फोर्स और लग रहा था, दैट इज वेट mg, ये हम लोग ने यहाँ पे नहीं लिखा, तो वेट mg और लगेगा जो कि नीचे की ओर लगता है सेंटर ऑफ मास से।
तो वेट mg यहाँ पे लग रहा है। देखो ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ही लग रहा है, ठीक है, पर उसका वैल्यू हमने निकाला r cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, उसका वैल्यू हमने निकाला r sin थीटा। तो अब क्या करोगे ना, यहाँ पे फिलहाल r sin थीटा और r cos थीटा इसको आप कंसिडर करो। हालांकि आपको पता है कि r cos थीटा इज नथिंग बट नॉर्मल रिएक्शन एंड r sin थीटा इज नथिंग बट फ्रिक्शन, पर हम इस पर ध्यान देते हैं क्योंकि हमको थीटा से डील करना है। सो अब मैं ये बोल रहा हूँ, ये काम करो कि यहाँ पे हम लोग को ये पता है कि आपका जो r cos थीटा है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है और नीचे तुम्हारा वेट mg है। तो ऊपर वाला फोर्स और ये नीचे वाला जो फोर्स mg है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, और इसी वजह से क्या होता है, साइकिल ऊपर नीचे नहीं जाता है। सो वर्टिकल फोर्सेस आर बैलेंस्ड, सो r cos थीटा विल बी इक्वल टू mg। बचा कौन सा फोर्स, r sin थीटा। r sin थीटा यानी कि फ्रिक्शन, ये कहाँ लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, सेंटर की ओर, अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। सो जो r sin थीटा विच इज फ्रिक्शन, इट एक्ट्स एट सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, इट इज mv² अपॉन r। v वो स्पीड है जिससे साइकिल टर्न ले रहा है। तो आप एक काम करो, इक्वेशन 2 है ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो। सो यू विल गेट r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू mv² अपॉन r डिवाइडेड बाय mg। ओके, m कैंसिल हो जाएगा तो r कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है, सो tan थीटा इज इक्वल टू v² अपॉन rg। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v² अपॉन rg। ठीक है, तो आपको कितने एंगल से बेंड करना है, दिस इज योर एंगल ऑफ बेंडिंग, थीटा इज द एंगल ऑफ बेंडिंग। इसको आपको कितने एंगल से बेंड करना है वो डिपेंड करता है कि आप, ये थीटा दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ, एक तो जिस स्पीड से आप जा रहे हो, और दूसरा कितने बड़े सर्कल में आप घूम रहे हो, v और r, राइट। अब सुनो, यहाँ पे एक्सप्रेशन में tan थीटा का हम लोग को ट्रेंड पता है, अगर मान लो थीटा का वैल्यू बढ़ता है तो tan थीटा का वैल्यू भी बढ़ता है। तो इस हिसाब से अगर सपोज करो आप v बढ़ा देते हो, स्पीड बढ़ा देते हो, तो अगर आपने स्पीड बढ़ा दिया, ज़्यादा स्पीड से आप टर्न लेना चाहते हो, तो आपको ज़्यादा बेंड होना पड़ेगा, बिकॉज देन थीटा विल बी लार्ज। अगर v ज़्यादा तो थीटा ज़्यादा, राइट। अच्छा, अगर आप बड़े सर्कल में घूम रहे हो तो मतलब r ज़्यादा होगा। तो r ज़्यादा होने का मतलब क्या, ये डिनोमिनेटर में है ना, आपका एंगल ऑफ बेंडिंग कम हो जाएगा। तो अगर आप बड़े सर्कल में टर्न ले रहे हो तो आपको जो है आपका जो बेंडिंग है वो कम होगा। लेकिन अगर आप बहुत छोटे से सर्कल में बहुत शार्प टर्न ले रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा झुकना पड़ेगा नीचे की ओर टर्न, क्योंकि जब r बहुत कम हो जाएगा, r डिनोमिनेटर में है ना, r कम होगा तो थीटा का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। तो जब शार्प टर्न लिया आपने या छोटे सर्कल में टर्न लिया, देन बेंडिंग ज़्यादा होना चाहिए, आपका थीटा का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। ओके, राइट। ये बेंडिंग देख रहे हो ना ऐसे। अगर आपने स्पीड ज़्यादा रखा है, ज़्यादा स्पीड से आप चाहते हैं कि टर्न हो जाओ, तो ऐसे केस में आपको एंगल ज़्यादा रखना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप ये नहीं चाहते कि मुझे ज़्यादा बेंड होना है, मुझे हल्का सा बेंड होना है, मतलब थीटा कम रखना है, तो आप क्या कर सकते बताओ, आप स्पीड स्लो रखो। अगर आप कम स्पीड रखते हो तो आपको ज़्यादा बेंड करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। एंगल ऑफ बेंडिंग उस केस में कम होगा। तो ये केस था। अच्छा, आप ये पूछोगे कि मुझे एक बात बताओ कि फिर जो ट्रक होता है या कार होता है वो फिर टर्न क्यों नहीं लेता, वो टर्न लेने के टाइम पे बेंड क्यों नहीं होता, वो तो सीधे सीधे निकल जाता है, तो फिर वो फ्लिप क्यों नहीं होता, जैसे ये फ्लिप हो जाएगा तो फिर उस केस में फ्रिक्शन उसको फ्लिप क्यों नहीं करता। देखो उसका केस थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वो 2 व्हीलर नहीं बल्कि 4 व्हीलर्स होते हैं, उसमें 4 व्हील्स होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि जो एक्स्ट्रा 2 व्हील्स है वो कुछ अलग करामात करते हैं। तो ये 4 व्हीलर्स का क्या कंसेप्ट है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, और वहाँ पे उसको टर्न की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती है ये भी चेक करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे साइकिलिस्ट या 2 व्हीलर्स के लिए ये केस है कि उसका जो बेंडिंग होगा उसका वैल्यू ये होगा, इतने से उसको बेंड होना है ताकि वो खुद को ओवरटर्न या फ्लिप होने से बचा सके, ठीक है। थैंक यू।